महाराष्ट्र सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट में सरकार ने महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के लिए अपना पूरा पिटारा खोल दिया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए ऐसे 3 सेक्शन के लिए सरकार ने दिल खोलकर अपनी तिजोरी खोली है। महिलाओं को अलग अलग योजनाओं के तहत कई सारी सौगातें दी हैं, जिसमें लेक लाड़की बहना योजना जैसी एक नई सौगात है, जिसमें 1,500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे। 3 सिलेंडर मुफ्त देने का सरकार ने ऐलान किया है और उसके साथ साथ तमाम सारी महिलाओं को अलग अलग तरीके से सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर सरकार ने विपक्ष को कहीं न कहीं पीछे धकेलने की कोशिश की है। युवाओं को लेकर जो बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार ने कोशिश की है कि 10,000 रुपये उन्हें अप्रेंटिस दिया जाए, ताकि वो अपने इस 10,000 के खर्चे से आगे की जो भी पढ़ाई है या नौकरी की तलाश है वो पूरी कर पाएँ। सरकार ने कोशिश की है कि इसके जरिए सामने विधानसभा के चुनाव हैं और उसको पूरा का पूरा हित साधा जाए। वहीं विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है और कह रहा है कि चुनाव को देखते हुए बजट है, बजट में पैसा कहां से आएगा इसका प्रावधान नहीं किया गया है और आने वाले समय में सरकार जब इनकी रहेगी ही नहीं तो दूसरी सरकार जो आएगी ये पूरा बजट का खर्च उस सरकार पर जाएगा। इस तरीके से विपक्ष आक्रामक सरकार पर हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मेरे साथ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सर, किस तरीके से आज के बजट को देखते हैं और खास करके महिलाओं के लिए जिस तरीके का आपने प्रावधान दिया उसको कैसे देखते हैं? नहीं, महिला है, युवा है, किसान है, सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लिए ये आज का जो बजट है ये बहुत ही दिलासा देने वाला है, राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, लाडली बहना के नाम से एक योजना शुरू हुई है। 1,500 रुपया उसके खाते में डायरेक्ट हमारे बहन के खाते में जमा हो जाएंगे महीने में। और गैस सिलेंडर जो है खाना पकाने के लिए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, उसमें 3 सिलेंडर मुफ्त में साल में दिए जाएंगे। उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। किसानों को भी बिजली हमने मुफ्त में देने का निर्णय लिया, जो कृषि पंप चलाते हैं। युवा जो बेरोजगार है उनको 10,000 रुपया अप्रेंटिसशिप हम देंगे और उनको खुद के पैर पे खड़े होने की ताकत मिलेगी, अपने परिवार को वो मदद कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को भी हमने ध्यान में रखा है। कई किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोगों के लिए और हमने निर्णय लिया है। एक सवाल है कि जो विपक्ष कह रहा है कि चादर लगी फटने तो खैरात लगी बटने, इसको आपने किस तरीके से जवाब दिया? मैंने कहा जिन्होंने औरंगजेब और याकूब मेमन को दिल से फादर माना है उनको चादर के सिवा क्या दिखेगा। और इसलिए चादर तो फटी उनकी, प्रधानमंत्री तो बने हमारे। उन पेड़ा क्यों बांट रहे वो लोग मुझे पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के खुशी में या वो लोग के हारने की खुशी में या फिर विपक्ष सिर्फ बनने की खुशी में, ये उनको ही पूछना चाहिए कि ये इतने कोशिश करने के बावजूद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अभी क्या बोलते हैं सभी लोग, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ बोल रहे थे। हटाने वाले तो हट गए, मोदी जी तो बैठ गए। अब इसकी खुशी में पेड़ा बांट रहे हैं वो लोग। एक आखिरी सवाल है कि जो लेक लाड़का योजना जो उन्होंने कहा उसको आपने काउंटर किया कि किस तरीके से आपने? देखो, उन्होंने कहा लेक लाड़की जैसे लड़का भाऊ, लड़की बहन जैसी लड़का भाऊ वो करना चाहिए। भाऊ तो हमने कर दिया, उनको अप्रेंटिसशिप दे रहे और अप्रेंटिसशिप उनको 10,000 रुपये मिलेगी। 10 लाख लोगों को हमने तो वो करा, लेकिन 2.5 साल में तो उन्होंने क्या योजना चलाई? लड़का बेटा, दूसरा क्या किया? बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए अपने बजट को लेकर कई सारी विशेषताएं कही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेल दे दी। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले 13 जून को अंतिम तौर पर इस मामले में सुनवाई की थी, जिसमें ईडी और हेमंत सोरेन के वकील ने अपना अपना पक्ष रख दिया था। उसी दिन हाईकोर्ट से ये कहा गया था कि आज की तारीख में फैसला सुनाया जाएगा। आज बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन को काफ़ी हद तक राहत महसूस हो रही है। हेमंत सोरेन को बेल मिलने के कई राजनीतिक मायने माने जा सकते हैं। सबसे पहला तो पारिवारिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर वो हेमंत सोरेन के लिए ये काफ़ी सुकून भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिबू सोरेन बीमार चल रहे हैं, उसके बाद से हेमंत सोरेन की ज़रूरत जो है उनके परिवार को थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति इस मामले में है, उनके बेल मिलने से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक संजीवनी मिली है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसे हालात में उनको बेल मिलना ये अपने आप में काफ़ी सुखद माना जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से। तीसरी बात, इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन को बेल मिलने के बाद इंडिया गठबंधन में भी मजबूती आएगी, काफ़ी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड में इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल में थे और लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं सहानुभूति की लहर जो है, सहानुभूति का वोट जो है वो हेमंत और इंडिया गठबंधन को मिला था। विधानसभा चुनाव में उस सहानुभूति से वो कहीं न कहीं वंचित रह जाएंगे। अब उनके वंचित रहने का असर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर, खास करके विधानसभा के चुनाव में दिखाई दे सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, मगर इससे पहले विपक्ष यानी कांग्रेस ने सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस तैयारी के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आम जनता से अपील की है कि उनके पास अगर सरकार के खिलाफ घपले या घोटालों की कोई जानकारी, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज या किसी भी तरह के तथ्य हों तो वो उनको उपलब्ध कराएं और उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नरसिंह घोटाले सहित तमाम सारे युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे भी सदन में उठाकर कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांगेगी। इसके साथ साथ सरकार इस बार बजट पेश करने वाली है, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को सदन में घेर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा कर्ज लिया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने की भी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी होने वाला विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इंदौर में आज 30 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने पूजा पाठ की और बाद में खजराना मंदिर जाकर दर्शन भी किए। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की माने तो पिछले कई दिनों से वे लोग घर में पूजा पाठ कर रहे थे और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि हमें हिंदू धर्म अपनाना है, जिसके चलते यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों में इंदौर के अलावा सांवेर, धार, देवास और बाकी जगहों के लोग शामिल हैं। पिछली बार धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों पर नाराज़ लोगों ने हमला किया था और उनके घरों में तोड़फोड़ की थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस से मदद मांगी है और खुद भी अपने स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अब सवाल उठता है कि पूजा पद्धति बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत का होना। इंसानियत के चलते सारे धर्म अपनी जगह पर अच्छे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
कल 29 जून को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और आज नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 बजे से दिल्ली में होगी और 10 बजे से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किए हैं तब कोई ना कोई बड़ा फैसला किए हैं। इसके पहले भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ महीने पूर्व हुआ था तो ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय उनको हटा करके नीतीश कुमार अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार जो बैठक हुई है उसमें नीतीश कुमार होगी, उसमें नीतीश कुमार कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में जदयू कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। इसके अलावे जो बैठक हो रही है 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है और उसमें जो जदयू को कम सीटें आई हैं, 16 सीट पे जदयू चुनाव लड़ा था और 12 सीटें आई हैं, उस पे भी समीक्षात्मक बैठक जदयू करेगी। और उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बैठक करने वाली है उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि 2025 के चुनाव की रणनीति क्या होगी। लेकिन सबकी नज़र जो है समीक्षात्मक बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले पे होगी, क्योंकि समीक्षात्मक बैठक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसके बाद नीतीश कुमार जब तक आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है कोई ना कोई बड़ा ही फैसला लिए हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन सा बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेते हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई अपना अनुसंधान तेज कर चुकी है। एक तरफ रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं 2 गिरफ्तार आरोपियों से भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड से भी इनपुट लिया जा रहा है ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। पकड़े गए 2 आरोपियों के बयान पर कई जगह छापेमारी करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं रिमांड पर लिए गए चिंटू और मुकेश को लेकर आज सीबीआई की विशेष टीम लर्न प्ले स्कूल पहुंची, जहां ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बच्चों को रटवाया गया था। यानी आर्थिक अपराध इकाई ने जो फीडबैक दिया था उसी को पुष्ट करने सीबीआई की विशेष टीम लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंची थी और वहां से छानबीन कर कई अन्य ठिकाने पर इन दोनों आरोपियों को ले गई। अब कुल मिलाकर सीबीआई का उद्देश्य है कि इस मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचा जाए और उसका रिश्तेदार रॉकी गिरफ्त में आए ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। एक तरफ झारखंड में सीबीआई की विशेष टीम काम कर रही है, दूसरी तरफ बिहार की टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाने में जुटी है ताकि सही ठिकाने पे पहुंचा जा सके और ये तय किया जा सके कि नीट प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ था और इसका मास्टरमाइंड कौन है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कल से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हम मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बारिश का लुत्फ उठाने आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से मुंबई में बारिश हो रही है उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के लिए मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हुआ है। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दादर और लोअर परेल जैसे कई इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है और जल जमाव हुआ है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ मरीन ड्राइव पर जो लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि इस पिलर पर ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात है, बीएमसी की टीम भी यहाँ पर तैनात है और लोगों को समुद्र किनारे जाने से मना कर रही है। जिस तरीके से मुंबई में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, ज़्यादा बारिश हो रही है, उसको लेकर आईएमडी की तरफ से भी यही जानकारी दी गई है कि आने वाले वक्त में और भी भारी बारिश हो सकती है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में जरा सी बारिश हुई नहीं, दिल्ली जलमग्न हो जाती है। आइए दिल्ली के एक वीवीआईपी इलाके का नज़ारा आपको दिखाते हैं। दिल्ली का ये वीवीआईपी इलाका है आईटीओ। जरा देखिए, बारिश को बीते
तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा क्या है। गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही हैं और अभी तक यहाँ से पानी निकला नहीं है। तो सोचिए कि दिल्ली के निचले इलाकों की हालत क्या होगी। ज़रा अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि गाड़ियाँ किस तरीके से रेंग रेंग कर चल रही हैं और लोग सावधानी भी बरत रहे हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए, यानी कि सुरक्षित निकला जाए। यही कारण है कि दिल्ली के एलजी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जो दिल्ली की तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीएमसी हो, डीडीए हो, एमसीडी हो, एनडीआरएफ हो, आई&एफ हो, उन सबको बुला करके साफ तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द जो नालों की गाद है उसको निकाला जाए, सीवेज सिस्टम ठीक किया जाए। लिहाजा ये जो मीटिंग है एलजी की बहुत ही महत्वपूर्ण है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है, निर्देश दिया है कि इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और आम लोगों के लिए एक आपातकालीन जो इमरजेंसी कहा जाता है उसको लेकर के एक बूथ स्थापित किया जाए, ताकि इलाके के लोग अपनी समस्याओं को अधिकारियों को बता सके। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। गुजरात में बारिश की धमाकेदार एंट्री हुई है। पिछले 48 घंटों से दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र सहित तमाम इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। कहीं कहीं बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राजकोट के पास जल भराव के कारण कई लोग परेशान हुए, तो कच्छ में कुछ भैंसें पानी के बहाव में बह गईं। और जामनगर की अगर हम बात करें तो एक बुजुर्ग बाइक सवार पानी के बहाव में आ गए, जिनको बचा लिया गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बरसात हो रही है। महानगरों की अगर हम बात करें तो भावनगर और सूरत जैसे शहरों में जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आगामी 48 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एनडीआरएफ की 8 टीमें राज्य के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय की गई हैं। आने वाले 7 दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश होगी, तो इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है। अभी तक जो बारिश हुई है उससे किसानों में खुशहाली देखने को मिल रही है। किसानों को बुआई के लायक बरसात हो गई है, तो दूसरी तरफ इस बरसात के कारण कहीं कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पे आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। कोर कमेटी में इस बात पे चर्चा हुई कि आखिर जिस एक एमएलसी सीट पे चुनाव होना है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। तमाम नामों पे मंथन हुआ, हालांकि अभी तक उस नाम पे मुहर नहीं लग पाई। यह जो एक सीट खाली हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के कोटे से एमएलसी बने थे, लेकिन वो अखिलेश यादव से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से एक सीट खाली हुई है। अब माना जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र को नशामुक्त बनाने का निर्णय लिया है और प्रशासन को इस संबंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब इसी कड़ी में ठाणे मनपा की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर नशीली दवाएं बेचे जाते हैं, फिर चाहे वो पब हो, बार हो या फिर अवैध निर्माण, उस पर कार्रवाई मनपा की तरफ से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जब से पुणे में पोर्शे कार का मामला सामने आया है, तब से सरकार सख्त नजर आ रही है और पुणे में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। इस कार्रवाई में नगर निगम क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में कुल 31 पेंटॉप जब्त किए गए, जबकि होटल, पब, बार और 9 शेड समेत 8 जगहों पर कार्रवाई की गई।
पुणे शहर में आए दिन युवाओं के ड्रग्स लेने के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के किसी भी शहर में ऐसे कुकृत्य को रोकने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सभी शहरों में अनधिकृत पब, बार और अवैध दवा बिक्री केंद्रों को नष्ट करने का फैसला लिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पूरे राज्य को नशा मुक्त बनाने का फैसला लिया है, ये कहां तक सही साबित होगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज वासियों को अब जाम के झाम से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी सिटी के द्वारा किया गया है एक परफेक्ट एक्शन प्लान तैयार। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ भी है और ऐसे में बैटरी रिक्शा चालकों और ऑटो रिक्शा चालकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके लिए अब पुलिस ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। बाकायदा जोन वाइज ही रिक्शा को चलाया जाएगा, यानी कि जो रिक्शा चलाए जाएंगे वो सीमित दायरे में ही चलाए जाएंगे। साथ ही साथ सभी को वेरीफाई किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस को भी बाकायदा चेक किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में बैटरी रिक्शा की वजह से कई हादसे भी हुए हैं और लगातार जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है। कहीं पे भी बैटरी रिक्शा जो है वो जहां तहां खड़े हो जाते हैं, जिससे कि जाम में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रयागराज वासियों को। उसी के मद्देनज़र अब नए पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा आदेश जारी किया है कि सभी रिक्शा चालकों की आईडी चेक की जाए और यूनिक आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि सभी रिक्शा चालकों की पहचान भी की जा सके। जाहिर सी बात है कि महाकुंभ आने वाला है, ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज आएंगे और प्रयागराज में पैदल यात्रा भी करेंगे, बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि प्रयागराज में करीब 15,000 से ज़्यादा बैटरी रिक्शा जो है वो संचालित हो रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है कि सभी रिक्शा चालकों को वेरीफाई किया जाए, साथ ही साथ उनकी आईडी चेक की जाए और उन्हें यूनिक आईडी भी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि जाम के झाम से राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।